आज का टॉपिक है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जैसे कि देखो मैंने डिफाइन किया है, इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन when all those people who are willing and able to do work they get work at existing wage rate। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में जितने भी लेबर हैं जो काम करना चाह रहे हैं, जो काम करने में केपेबल है, उनको एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम मिल रहा है। मतलब अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, इट मीन्स नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई बेरोजगारी नहीं है अर्थव्यवस्था में। जितने लोग काम करना चाह रहे हैं सबको जॉब मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इज व्हाट, जहां पर ऐसा नहीं होता है। इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू डू वर्क बट दे डू नॉट गेट वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। अरे बात, अभी इंडिया किस पे चल रही है? अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट पर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के लिए रेडी है, इवन दे आर केपेबल, बट मार्केट में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना होने के कारण उनको जॉब नहीं मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट हम मैक्रो में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी हम जो पढ़ेंगे वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इट मीन्स क्या हुआ कि जितने भी रिसोर्स हैं इकोनॉमी में, ऑल रिसोर्सेस ठीक है, इन एन इकोनॉमी हैव फुल्ली यूटिलाइज्ड। ठीक है, मतलब इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्स है, रिसोर्स का मतलब यहाँ पर है लेबर और कैपिटल से सारा का सारा यूटिलाइज्ड है। देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी समझते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं एक दिन में 12 घंटे पढ़ा सकता हूँ, क्लियर है, लेकिन मैं 8 ही घंटे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 4 घंटे का अभी मुझे स्टूडेंट मिला ही नहीं है। अरे बात समझे, मतलब मेरी अभी एक्सेस कैपेसिटी है 4 आवर्स, लेकिन अगर 12 के 12 घंटे में डेली पढ़ा रहा हूं तो मेरी कोई अब एक्सेस कैपेसिटी नहीं बची है। आई एम फुल्ली यूटिलाइज्ड। समझ में आ रही बात? तो दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट व्हेन देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। बट अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहां पर एक्सेस कैपेसिटी है। ठीक है, एक्सेस कैपेसिटी रिमेन्स हियर। ठीक है, यहां पर है, यहां पर लेबर और कैपिटल फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? बट एक चीज याद रखना, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। अगर हम बोले कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो ऐसा किसी भी इकॉनमी, वर्ल्ड के किसी भी इकॉनमी में नहीं होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट होने पर भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इसीलिए हम उसको कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम यहां पर लिख सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट doesn't mean जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब ये हुआ कि पूर्ण बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता कि जीरो बेरोजगारी है, फिर भी रहेगा। कैसे रहेगा? 2 तरह के ऐसे हो सकते हैं बेरोजगारी, 2 टाइप का। एक आपका होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज कॉल्ड 1 मिनट। ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट।
नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? बेरोजगारी की प्राकृतिक दर जो हमेशा रहता है, और वो दो तरह का होता है। एक आपका होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि सपोज इकोनॉमी में जितने लोग हैं सबके सब एम्प्लॉयड हैं, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जहां पर काम कर रहे शायद उसके अकॉर्डिंग उसको उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है, या उसको कंपनी का या फर्म का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, या वो कहीं और जॉब करना चाह रहा है, वॉट एवर द रीजन। तो वो क्या करता है, एक जॉब को छोड़ देता है, एग्जिस्टिंग है, वो एम्प्लॉयड है लेकिन फिर भी छोड़ दिया और वो दूसरे जॉब में चले जाता है। तो जब हम एक जॉब को छोड़ते हैं और दूसरे जॉब में जाते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप 1 डे के लिए या 2 डे के लिए या 3 डे के लिए या 1 मंथ के लिए या 1 वीक के लिए आप अनएम्प्लॉयड रहें। तो अनएम्प्लॉयड हुआ ना, हो सकता है 2 दिन बाद आपको जॉब मिल गया, बट 2 दिन के लिए तो अनएम्प्लॉयड हो गया आप। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आप इसको रोक सकते हो? मूवमेंट को रोक सकते हो, मूवमेंट ऑफ लेबर को? नो, यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट अवॉइड। अरे बात समझ में। और उसी तरह होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, संरचनात्मक का मतलब होता है, ये होता है आपका ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, और यू कैन से टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, सपोज कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो एग्जिस्टिंग वर्कर को ऑपरेट करना भी नहीं आ रहा है, तो क्या उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? वो उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिसको ऑपरेट करना आता है। जब फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर हमारे कंट्री में आया था तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट हो गया, बैंकिंग सेक्टर्स हो गया, रेलवे सेक्टर्स हो गया, यहाँ पर सब मैनुअली काम होता था। तो जब कंप्यूटर आया ना तो लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। उनको लगा कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को ऑपरेट करना नहीं आता था, और बहुत लोग ऐसे सोचते थे कि भाई टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन आ गया तो हमारी ज़रूरत कम पड़ेगी अब। तो लोग उसको रेडी नहीं थे एक्सेप्ट करने के लिए। तो कंप्यूटर के आने से कई लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए, कई लोगों को ऑपरेट करना नहीं आ रहा था। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये क्या होता है? शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ठीक है, तो इस बीच में जितने डे के लिए अनएम्प्लॉयड रहेंगे उसको कहते हैं फ्रिक्शनल। ये हमेशा रहता है। तो वी कैन से दैट फुल एम्प्लॉयमेंट डजेंट मीन जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, समझ में आ रही बात? अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा इकोनॉमी में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। वो कितने तरह का होता है? 2, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? ओके, नाउ अब हम समझेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। बेसिकली मेरा मोटिव यही बताने का था, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बट इसके पहले मैंने आपको फुल एम्प्लॉयमेंट बता दिया कि एक्चुअली क्या होता है। ये तो हम समझ ही गए कि इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी संसाधन हैं, सारे के सारे यूज हुए हैं। कोई भी लेबर और कैपिटल ऐसा नहीं है जिसका यूज ना हुआ हो।
ठीक है, तो अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। तो इक्विलिब्रियम तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम कब होता है इकोनॉमी में? इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एडी किसके इक्वल होगा? एएस के इक्वल होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो वी कैन से दैट फुल एम्प्लॉयमेंट it refers to that situation where when aggregate demand is equal to aggregate supply corresponding to full employment level। ठीक है, ये वो सिचुएशन है जहां पर एडी और एएस इक्वल है। एडी और एएस क्या है? इक्वल है, बट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, इसको मैं एक जनरल वे में समझाता हूं। सपोज करो कि इकोनॉमी में टोटल जो लेबर है, टोटल लेबर है 10 लाख लेबर फॉर एग्जाम्पल, ठीक, और सारे के सारे लेबर एम्प्लॉयड है, सारे के सारे लेबर एम्प्लॉयड, इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। अग्री? अब इस 10 लाख लोगों ने टोटल प्रोडक्शन जो किया है इकोनॉमी में, वो सपोज 50 लाख यूनिट का किया है फॉर एग्जाम्पल। टोटल एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कितना यूनिट है? 50 लाख यूनिट है। ओके, फॉर्चुनेटली मार्केट में डिमांड भी कितना यूनिट है? 50 लाख यूनिट है। अरे बात समझ में? मार्केट में डिमांड भी क्या है? 50 लाख है। तो जब एडी इक्वल्स टू एएस है तो ये तो इक्विलिब्रियम हो गया, और ऊपर से 10 के 10 लाख जॉब कर रहे हैं तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आ रहा है समझ में? इसके पहले भी हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था एडीएस, लेकिन वहां पर मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट का जिक्र नहीं किया था। समझ में आ रही बात? वहां पर हमने ये नहीं बोला था कि जितने लेबर हैं सारे के सारे क्या है? एम्प्लॉयड है। तो सो दैट इज डिफरेंट थिंग एंड दिस इज डिफरेंट थिंग। आ रही बात समझ में? आगे और रीजन मतलब चीजें बताऊंगा कि और क्या दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां पर हमने शो किया है इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और यहां पर शो किया है एडी। क्लियर है? एंड दिस इज 45 डिग्री लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, 45 डिग्री लाइन कॉल्ड एज व्हाट? इनकम लाइन। ठीक है, और ये जो आपका है ये आपका एडी है, इक्वल्स टू क्या होता है? सी प्लस आई, जो कि एडीएफ के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एडीएफ मतलब एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जहां पर एडीएएस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज एट दिस पॉइंट एडी इज इक्वल्स टू एस। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, पूर्ण रोजगार संतुलन।
समझ में आ रही बात? इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये आपका इनकम है, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। आ रही बात समझ में? अब एक बात बताओ, अभी इसके पहले मैंने जब ADAS अप्रोच पढ़ाया था, याद है ADAS, वहाँ पर भी मैंने ये डायग्राम बनाया था कि ये आपका जो है ओरिजिन, ये आपका क्या है, इनकम है, और ये आपका AD है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इक्विलिब्रियम इनकम है। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है? कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, सेम डायग्राम है ना? यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर हमने यही शो किया है और वाई एक्सिस पर भी यहाँ भी यही शो किया है। अब बताता हूँ कि रियल डिफरेंस क्या है और इसमें और उसमें। इसमें याद कीजिए, मैंने एक सिचुएशन बताया था, AD इज ग्रेटर देन AS, बताया था कि अगर आफ्टर पॉइंट बिफोर पॉइंट E AD क्या है, ज्यादा है और AS क्या है, कम है। तो इस सिचुएशन में इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट, राइट, और वो करेगा टू अचीव द इक्विलिब्रियम। बताया था या नहीं बताया था? लेकिन अगर यहां पर AD ग्रेटर देन AS है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, द इकोनॉमी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट। यहाँ पर इकोनॉमी इससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी लेबर थे सारे के सारे एम्प्लॉयड हो चुके हैं। उसके बाद भी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो कहाँ से प्रोडक्शन करोगे? लेबर है तुम्हारे पास? नहीं। यू कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन OY लेवल ऑफ आउटपुट। मैं थोड़ा इसको नेम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी जो है यहां पर OQ दे देता हूं, एक काम करता हूं, ठीक है, क्लियर है? आप अगर सपोज AD ग्रेटर देन AS है तो आप इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास लेबर ही नहीं है। अरे बात समझ में? वहां पर था, यहां नहीं है। तो ये क्या है? ये है मैक्सिमम आउटपुट। इसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम आउटपुट, अधिकतम उत्पाद। मतलब इकोनॉमी इससे ज़्यादा इनकम को, आउटपुट को, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर सकती है, चाहे मार्केट में डिमांड कितना भी क्यों ना ज़्यादा हो। अरे बात समझ में? तो ये डिफरेंस है इसमें और इसमें। अगर डिमांड ज़्यादा है यहाँ पर तो प्रोड्यूस तो कर नहीं सकते, तो क्या होगा इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन होने लगेगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई तो है ही नहीं। तो अगला वाला जो चैप्टर है ना हमारा, चैप्टर नंबर 9, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, ये इसका ही फर्दर रिएक्शन है। इसके आगे वाला जो रिएक्शन है वो हम अगले वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। समझ में आ रही बात? क्या और इसमें क्या अंतर है? इसमें आप मोर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी हैव फुल्ली यूटिलाइज्ड। देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी। इकोनॉमी में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, कोई भी संसाधन बचा हुआ नहीं है। स्टार्ट क्लियर? समझ आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? नोट करो इसको, ध्यान दीजिए। तो यहां पर AD इक्वल्स टू AS है, ठीक है, बट रिसोर्सेस आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेस आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, मतलब दिस इज नॉट द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? तो इसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल से समझिए, सब ध्यान दीजिए। सपोज मैंने बताया था फॉर एग्जांपल 20 लाख लेबर इकोनॉमी में है, ठीक है, लेकिन रियल में जो एम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयड लेबर है, एम्प्लॉयड वर्कर है, वो ओनली 15 लाख है। अभी 5 लाख अभी और ऐसे लोग हैं, ठीक है, 2000 एबल एंड कैपेबल टू डू वर्क, बट ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। बट उस 15 लाख वर्कर ने टोटल प्रोडक्शन जो है, फॉर एग्जांपल टोटल प्रोडक्शन क्या, 40 लाख यूनिट का,
फॉर एग्जाम्पल कि 15 लाख लोगों ने 40 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, फॉर्चुनेटली मार्केट में डिमांड भी 40 लाख यूनिट का है। तो इक्विलिब्रियम तो हम अचीव कर चुके हैं, AD इक्वल्स टू AS है, लेकिन सारे लेबर एम्प्लॉयड नहीं है, अभी भी 5 लाख ऐसे लेबर है जो अनएम्प्लॉयड है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है? इसको क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अभी इंडिया में क्या हो रहा है, जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है, ठीक है। आप जनरली आप जो भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट में अवेलेबल होता है ना, ठीक है, लेकिन सारे लेबर तो नहीं है एम्प्लॉयड। आ रही बात समझ में? लेबर तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है। तो दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। स्टार्ट क्लियर? अब जैसे कि इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, और ये आपका जो है 45 डिग्री लाइन है, ध्यान से समझो, 45 डिग्री लाइन है OY, ठीक है, और ये आप AD है इक्वल्स टू C+I, ठीक है, Y इक्वल्स टू AS, और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसे अभी हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने AD कौन सा लिया है? फुल एम्प्लॉयमेंट लिया है, जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ध्यान से समझिए, AD इक्वल्स टू C+I होता है। ये I कौन सा था? इन्वेस्टमेंट कौन सा था? इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस? ऑटोनॉमस, विच इज कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो अगर मैं इसमें से कोई भी वैल्यू चेंज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं माइनस कर देता हूं 10, तो सब में से 10 कम होगा। अग्री कर रहे हैं? तो अगर इस AD में से मैं इन्वेस्टमेंट को कम कर दूं तो सब में सेम कम होगा, और जब सेम कम होगा तो आपका AD लाइन पैरेलली क्या करेगा? नीचे शिफ्ट करेगा। ये पैरेलल आपका क्या होगा? नीचे शिफ्ट होगा, जो बनेगा AD इक्वल्स टू C+I माइनस डेल्टा I। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो AD कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड, ठीक है, फ्रॉम ADF टू AD1, राइट। अब देखिए मतलब क्या हुआ यहां पर कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट होता तो ये ऊपर वाला होता, ये क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन इस सिचुएशन पर देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी देखो, यहां पर ये जो हमारा AS है और AD है, दोनों इक्वल है ना? इक्वल है या नहीं है? तो इसी को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E1। मैं इसको E1 से बता रहा हूं। तो ये जो E1 है इसको कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया, ठीक है, और ये आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया। क्या दोनों में फर्क है? यहां इससे ज्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम है, बट इससे ज्यादा तो आप कर सकते हो ना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लेबर अनएम्प्लॉयड है। तो यहां पर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, बट यहां नहीं बढ़ा सकते। तो इसे कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? यहां पर वही सेम हमने क्या शो किया है? इनकम को शो किया है, आउटपुट को शो किया है, एंड एम्प्लॉयमेंट को शो किया है। और यहां पर क्या शो किया है? AD, जो कि किसके इक्वल होता है? C+I के इक्वल होता है। आया समझ में? पक्का?